बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है हसन साबर केट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिनाट सोल्जर्स। आज की मेरी ये जो वीडियो है ये खिलाफ मामूल है, रूटीन से थोड़ी सी हट के है। इस वीडियो में मेरे साथ एक बिल्कुल यंग वकील हैं, मेरे भाई हैं। इनसे इनका इंट्रोडक्टरी जो है वो एक सेशन हम करेंगे और इनसे जो है वो काफ़ी सवाल हम पूछेंगे जिसमें हम तफन्नुन भी इंशाल्लाह करेंगे, मजाक भी करेंगे। और बेसिक जो पर्पज़ है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि जो अभी नए यंग आने वाले मुलाज़िमान इस फील्ड में उनको थोड़ा सा तारुफ हो, उनको ये पता चल सके कि ये फील्ड आया इंटरेस्टिंग है, मुश्किल है, इसमें कितनी मेहनत है, क्या मेहनत करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती। तो बिला किसी ताहीर के आपको लेकर चलता हूँ अपने मान की तरफ। मेरे एक बड़े भाई हैं अब्दुर्रहमान एडवोकेट, शेख अब्दुर्रहमान एडवोकेट, और इनसे इंशाल्लाह हम उनकी इब्तदाई तालीम के बारे में पूछेंगे, इनकी जो है वो डेली रूटीन के बारे में पूछेंगे, फिर ये वकालत की फील्ड में कैसे आए और वकालत की फील्ड को ये कैसे पा रहे हैं, यानी इनको कैसे इन्होंने इस वकालत की फील्ड को कैसा जाना है, ठीक है, क्या समझते हैं वो वकालत की फील्ड को। तो आइए बिला किसी ताहीर के इनसे हम जो है वो सवाल का सेशन स्टार्ट करते हैं। और भी क्या रख बैठिए, ठीक है, हरियत से क्या ठीक है, हरियत से बातचीत आपकी। अच्छा, तो वहाँ पर ये बताएं कि आपकी जो इब्तदाई तालीम है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने कहाँ से हासिल की। इब्तदाई तालीम मैंने अपना पब्लिक स्कूल, एक गवर्नमेंट के स्कूल से ही 8 तक 9 तक पढ़ा। अच्छा। तो उसके बाद कुरान पाक हिफ्ज़ किए माशाल्लाह। कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बाद कुछ फैमिली के अंदर हमारी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ गए थे कि फाइनेंशियल तौर के ऊपर मतलब क्राइसिस स्टार्ट हो गया कि मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं रख सकता था रेगुलरली। तो अच्छा, सॉरी टू काट यू, मैं इनको यहाँ पर काट रहा हूँ। वैसे ये मेरे दोस्त हैं, 2017 से और 2025 तक हमारे माशाल्लाह तकरीबन 9 साल हो गए हैं। इनका आप ये सेशन सुनेंगे ना, ये यानी कि वैसे ही बैठा हुआ था, मैं सुबह से फाइल तैयार कर रहा था, ये मेरे साथ ही थे। तो वैसे बाई चांस ना एक सेशन हमने स्टार्ट कर दिया बगैर किसी माइक के, बगैर किसी बैकग्राउंड के। लेकिन ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको यानी कि ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी भी है नहीं कि इतने मुश्किल हालातों की आग में एक वो बंदा जिसने अपनी पीढ़ी देखी, फिर डाउनफॉल देखा और उस डाउनफॉल में वकालत करने के बाद अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपनी हेल्थ इनको इशू भी थे, हेल्थ क्राइसिस भी थे, हेल्थ इशूज़ भी थे, वेल्थ इशूज़ भी थे। इंस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं, हालातों वाक़ियात की आंखों में आंखें डाल के यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप अपनी बात जारी रखेंगे जी। तो इस तरह बस कुरान पाक हिफ्ज़ किए। तो फाइनेंशियली तौर के ऊपर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि रेगुलरली जिसे कहते हैं कि अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकते। तो साथ में ही बस कुछ फैमिली के अंदर इस तरह जिसे कहते हैं इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई कि स्टडीज़ जो है वो उनको रोकना पड़ा, लेकिन पढ़ने का शौक़ बहुत ज़्यादा था। तो बस फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ इस तरह की डिसीज़ में लीवर की और इसको स्टमक की प्रॉब्लम के अंदर मुबतला हो गया कि उसको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगा। तो बाद फिर प्राइवेट ही मैट्रिक की, प्राइवेट इंटर किया, प्राइवेट ग्रेजुएशन की। फिर उसके बाद ये अवैध भाई जैसे लोग हमारी ज़िंदगी में आए, इनके बड़े भाई सर अरसलान, उनसे मुलाकात हो गई। तो उनसे मैंने कहा कि मैं LLB करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकूँगा? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं। तो बस फिर उनकी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया और वहाँ से मैंने अपना LLB कंप्लीट किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो अब बस जितना मैं इस प्रोफेशन को समझ रहा था कि ये मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अब प्रॉपरली इस फील्ड के अंदर आके पता लगता है कि ये इतना आसान और इतना ईजीएस्ट प्रोफेशन नहीं है। चलिए इंशाल्लाह आपने अच्छा तारुफ कर दिया, आप इंशाल्लाह उस तरफ भी आते हैं कि क्या ये मुश्किल है। यानी मुझे बताएं कि आप जैसे कह रहे हैं कि जो वेल्थ क्राइसिस थे, मतलब फाइनेंशियल जो स्टेटस आपका था, क्या शुरू से ही ऐसा था या पहले आप ठीक थे फिर डाउनफॉल स्टार्ट हुआ? तो ये थोड़ा सा शार्ट से बता दें। बस कुछ इस तरह की नहीं, सिंपल ये बताएं कि पहले आप ठीक थे, मतलब नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक थे, फिर डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, तो क्या वकालत आप अपने डाउनफॉल में ही जारी रखी? जी डाउनफॉल के अंदर ही स्टडीज़ जितनी भी मेरी हैं वो सारी डाउनफॉल में मैं बीमार भी था और साथ में मेरी मतलब हेल्थ क्राइसिस भी थे, वेल्थ क्राइसिस भी थे, ठीक, फाइनेंशियली क्राइसिस भी थे आप लोग। अच्छा, आप मुझे ये बताएं जी कि जो आपकी स्टडी जारी रही, ठीक है, जो फीसेस देने वाला मामला हुआ करता था,
तो वो आप इजी मैनेज कर लिया या बहुत मुश्किल से मैनेज किया या कैसे मैनेज किया? वो बहुत मुश्किल से मैनेज किया। मेरे पास तो फीस ही नहीं होती थी, वालदा मुझे कर करा के देती थी। मैट्रिक भी इसी तरह किया, इंटर भी इसी तरह किया, ग्रेजुएशन भी इसी तरह की, और फिर साथ में प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट कर दिया। 10-12 साल हो गए। तो अल्लाह पाक के तौर से प्रॉपर्टी की फील्ड से मुझे अर्निंग होनी शुरू हो गई, तो मैं अपनी फीसेस देता रहा साथ साथ, और इसी तरह ही मैंने अपनी स्टडीज़ जो है वो अभी तक कंप्लीट की। ठीक हो। अच्छा, एक आपको याद होगा जी कि हमें 3rd ईयर में सारे टीचर छोड़ चले गए थे। जी जी अब याद है बिल्कुल। और इस दौरान जो अरसलान साहब हैं उन्होंने यानी कि सारी किताबें जो उनका अपना सब्जेक्ट था उससे हट के बाकी जितने टीचर थे उनकी सारी किताबें में पढ़ाई भी, हम पास भी किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह संभाल बाग टेक्सला में रावलपिंडी में, रावलपिंडी तो नहीं कह सकते लेकिन टेक्सला समदाल कटक इन तीनों स्टेशन पे आप जंड कर लें, फतेह जंग कर लें, मतलब जो कम उम्र के मर्डर ट्राई करने वाले गुनाह हैं वो हम ही ऐसे कह सकते हैं, यहाँ में शामिल है कम अज़ कम कि हमारे सामने अगर मर्डर ट्रायल यानी कि कत्ल का मुकदमा आ जाए तो हम ये नहीं कहते कि मैं नहीं आता, हम तो कर भी नहीं है, हमारी कुटल भी ठीक है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हम 1000 मुकदमे भी कर लें तो जो एहसान है एहसान सब काम पे हम वो नहीं बोल सकते किसी से बात। वैसे भी आपने जिससे एक वर्ड सीखा तो बोला है कि आप उसके गुलाम में गया, मैं खुद को उस बंदे का गुलाम समझता हूँ जिसने मुझे 1 लाख घुसका दिया। पीछे शोर है थोड़ी सी मुसैकलों की, क्योंकि हम जो हमारा ऑफिस है वो बिल्कुल रोड के किनारे पे है, तो आपने थोड़ा सा दरगुजर करना है। अच्छा, तो वहाँ ये बताएं कि जो वकालत का यानी कि जो डिग्री लेते हुए या जो आपकी एकेडमिक थी कॉलेज जाते हुए जो आपने ये 3 साल का अरसा कवर अप किया, आप ये बताएं कि वो जो अरसा था आप उस को कैसे लेते हैं, मतलब एज ए इंटरेस्टिंग आप उसको पीरियड समझते हैं या वो हार्ड था पढ़ाई के हवाले से बात कर रहा हूँ कि क्या पढ़ाई आसान थी वकालत की, मुश्किल थी, इंटरेस्टिंग थी, या अगर थोड़ा सा और स्पेसिफाई करें तो क्या जो वकालत की ये फील्ड है या डिग्री है बाकी जो डिग्रीज हैं उनसे किस हद तक मुख्तलिफ है ये बता दें। ला एज ए प्रोफेशन तो है ही इंटरेस्टिंग बड़ा, जिस टाइम आप उससे पहले पढ़ने की बात कर रहा हूँ, जब आप डिग्री अभी आपके पास नहीं, वो मतलब है जिस टाइम मैं अपना स्टूडेंट लाइफ के अंदर था, जिस टाइम मैं ये LLB की डिग्री कर रहा था तो उस टाइम तो ये मतलब है कि बड़ा अच्छा लगता था, ठीक हो गया। लेकिन जिस टाइम प्रैक्टिकली इस फील्ड के अंदर आके देखा है तो थोड़ा मुश्किल है, हम थोड़ा सा स्टडी में रहते हैं, इंटरेस्टिंग तो थी लेकिन जब पेपर नज़दीक आते थे तब क्या हो जाता था ये बताएं। बस कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि परेशान हो जाता था, ऊपर से मेरे साथ तो हेल्थ और वेल्थ दोनों के इश्यूज भी आते थे, वो साथ साथ ही मतलब है कि बस मेहनत करते रहे। हाँ। लेकिन वो अल्लाह पाक कहता है कि इंसान लगा रहे किसी मकसद के अंदर मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ तो अल्लाह पाक कामयाब कर ही देता है। ठीक है, बेशक अल्लाह पाक ने कामयाब किया और उसका जितना शुक्र अदा किया गया काम। अच्छा, ये यहाँ पे ये बताएं कि क्या आपने शुरू से सोचा हुआ था कि मैं वकील ही बनूंगा, या लोगों को देख के आप वकील बने, या वैसे ही अचानक एक दिन सुबह आँख खोली और आपने कहा मैं वकील बनूंगा? नहीं, ऐसा भाई है ऐसा या किसी को देख के आप वकील बने? नहीं, ऐसा सच में कोई इरादा नहीं था, लेकिन कुछ जिंदगी के अंदर ऐसे हालात वाक़यात पजीर हुए जिनको मैं नहीं मुनासिब समझता कि नहीं, मैं वो नहीं कह रहा डिस्क्लोज करें, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हालात वाक़यात ने मतलब मजबूर कर दिया कि बस इस फील्ड में आओ, इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर दिया। तो आप ये कहते हैं यार कि आप मतलब ये समझते हैं कि जो अच्छे लोग हैं जो बोल सकते हैं, स्किल्स वाले लोग हैं, कम्युनिकेशन स्किल उनकी अच्छी है और उनमें जो है वो फैसला करने की सलाहियत ज़्यादा है, ठीक है ना, जिनके इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी तलातुम हेज़ मौजों से वो घबराए नहीं करते। इस किस्म के जो लोग हैं वो लाजमी अगर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं भी करनी तो कम से कम वकालत वो कर लें, LLB की डिग्री आप उनको सजेस्ट करते हैं कि वो करें, क्योंकि पाकिस्तान जो इलाकों में क्या जा रहे हैं उसमें ऐसे लोग हमें चाहिए तो जो बोलने वाले हों, जिनकी क़ुव्वत इरादी अच्छी हो। आप भी ये समझ रहे हैं कि आपको ना तो क्या इतना मजबूर किया है कि आपको फिर बहरहाल तलवार उठानी पड़ी इन द शेप ऑफ वकालत ऐसी है। अच्छा, अब जब आप वकालत आपने कर ली तो ये बताएं कि जो GAT एक टेस्ट होता है, ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट, ठीक है, आप उसको कैसा टेस्ट समझते हैं? क्या वो टेस्ट होना चाहिए? पहले तो ये बताएं कि जब आपने 5 साल डिग्री ले ली तो क्या फिर भी ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट आपको पास करना आपके लिए ठीक है, या आप उसको ठीक समझते हैं कि एक वो बंदा एक वो वकील
एक वो जो LLB का स्टूडेंट है वो उसने 5 साल लगा के तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 40 पेपर उसने पास किए। फिर एक ऐसा टेस्ट कि जो 100 मार्क्स का है, ठीक है ना जी, और 40 सब्जेक्ट्स जिसकी इतनी इतनी मोटी किताब है, उनमें से आप एक एक क्वेश्चन उठाते हैं, तो वो डेफिनेटली किसी भी स्टूडेंट माइंड यानी कि एक जो हेल्थी माइंड भी है उसको भी याद नहीं रहता, ऐसी है ना। तो क्या ऐसा टेस्ट जो सिर्फ 100 सवालात पे मुश्तमिल है और वो पूरी 5 साल की जो आपकी कह लें कि जो आपकी LLB की डिग्री है, क्या उसको उसकी असेसमेंट करने के लिए काफ़ी है वो 100 सवाल, या वो ऐसा टेस्ट होना चाहिए? मौजूदा जो हमारे प्रोफेशन के अंदर जिस तरह के पहले का सिलसिला चलता रहा है, ठीक है, अब हमारे प्रोफेशन के अंदर जाहिर सी बात है कंपिटेंट लोग होने चाहिए, ताकि कंपिटेंट लोग होंगे तो उन्हीं की वजह से लोगों को रिलीफ भी मिल सकेगा। अगर कंपिटेंट लोग नहीं होंगे तो फिर रिलीफ भी नहीं मिलेगा आपको। तो कैट का टेस्ट 5 साल की डिग्री के बाद वैसे पता नहीं हर किसी की अपनी राय है, ठीक है, जहाँ मैं समझता हूँ तो अब 5 साल ही कर दिए हैं, ठीक है। 5 साल में ऑलरेडी आप मतलब है कि अगर ओवरऑल बुक्स कर लें तो वो आपकी 30 के अराउंड बन जाती हैं। तो 30 के अराउंड बुक्स करने के बाद भी आप 30 तो 3 साल में बनती है ना, 27। अब तो हमने जो FA के बाद BA का एक सिलसिला जारी किया ना, तो उसमें भी एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं जो 40 के राउंड पहुँच पहुँच जाती हैं। तो फिर मैं नहीं समझता कि जिस टाइम आप इतनी ज़्यादा बुक्स ऑलरेडी बंदा पढ़ के निकलता है तो उसके बाद गैट का टेस्ट जो है वो कंपलसरी कर दिया जाए। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि हम दोनों ने अच्छे मार्क्स से ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट पास किया। आपने ये नहीं समझे रखे, हमने तो भी 4 चांस लिए हैं। मेरे अलहमदुलिल्लाह 70 मार्क्स हैं, इनकी तकरीबन इतने बनते हैं। हाँ, तो उसमें ये कि बैर अगर ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट होता भी है तो चलिए ये एक मज़ीद एक फ़िल्टर है, तो इसके थ्रू अगर वकील आएगा वकालत में तो मज़ीद कॉम्पिटेंट ही आएगा, मतलब एक फ़िल्टर है, मज़ीद उसको मतलब छांटे किया जाएगा इसके थ्रू। अच्छा, तो आप ये बताएँ कि अब जब आपने ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट पास कर लिया, वकालत की फील्ड में आप आ गए, अब वकालत की फील्ड में आने के बाद जब आप कोर्ट में खुद को पेश करते हैं, प्रेजेंट होते हैं कोर्ट के सामने, तो आपको सबसे पहले सोच के आती है, अगर मैं इसको मज़ीद स्पेसिफाई करूँ तो आप वकला को देखते हैं, प्रेजेंटेशन मुदेर होते हैं, आर्गूमेंट्स कर रखते हैं, क्रॉस एग्जामिन कर रखते हैं। तो बीइंग यंग वकील आप कह लें, यंग एडवोकेट कह लें, आप ख़ुद को कैसे देखते हैं यार कि क्या मतलब सोच मैं बताता हूँ, यानी कि मतलब मैं तो ये सोचता था कि क्या मैं ऐसे वकालत कर सकूँगा। आप क्या सोचते हैं जब आप कोर्ट में? इनिशियल स्टेज के ऊपर तो ऑब्वियसली बंदा कंफ्यूज होता ही है, ठीक है। और मैं भी इनिशियल स्टेज को आप कैसे लेते हैं, मतलब पहले 6 महीने, साल, 2 साल, मतलब मेरी तो 7 से 3 साल तक जो है ना नाम है, मतलब ऊपर से गुजर जाती थी चीज़। ऐसे ही है, ऐसे जितने रिवाज नहीं कर रहे हैं वैसे ही है कि 4 साल लग जाते हैं आपको। जाहिर सी बात है कोर्ट अपीयरेंस के अंदर आपका एक कॉन्फिडेंस बनने के अंदर टाइम लगता है, जज के सामने जाहिर सी बात है उसका अपना डेकरम होता है, ठीक है, इसमें भी ये चीज़ आपका टाइम लेती है, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये ठीक हो जाती है, हो जाती है अगर आप रेगुलरली जिसे कहते हैं लगे रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें कहूँगा कि आप अगर यंग वकील है ना जी और आपको चीज़ समझनी, सबसे पहले तो अगर हम देखें ना तो अच्छा एक आपको जो मेंटोर है, आपका उस्ताद है, वो अच्छा आपको सेलेक्ट करना चाहिए। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी एक स्टडी आप जारी रखें। दूसरा, आप तकरीबन पहले 2 एग्जाम मतलब कोर्ट्स के, मतलब स्टेशंस के, अलग अलग सिटीज़ की कोर्ट्स के चक्कर आप लगाएँ, हर कोर्ट में जाके बैठें, वहाँ पे अपना ताल्लुक जज के साथ कराएं कि मैं कोर्ट में तब बैठ रहा हूँ कि मैं बड़ा सवाल को सुनूँगा और मैंने अपना मेंटोर चुनना है, मैंने अपना उस्ताद चुनना है, ठीक है ना। जब आप एक ऐसे उस्ताद को देखेंगे जिसकी तकरीबन 50% जो आदतें हैं वो आपके साथ मिल गई हैं, क्योंकि आपने अपने 3-4 साल वक्फ करने हैं वहाँ पे। जब आप ये समझेंगे यार मैं मतलब इस बंदे के साथ या अपने उस्ताद के साथ कंफर्टेबल ही नहीं हूँ, आप कैसे फिर वकालत की फील्ड क्वालिफाई कर सकें, या 4 साल में जो आपका इंटर्नशिप पर अरसा है जो सीखने वाला मामला है, कैसे आप उसके साथ गुजारा करेंगे। तो जब आप ये समझ जाएंगे कि एक बंदा जिसकी आदात आपके साथ मिलती है, मेहनत भी है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में पेश हो रहा है, इन टाइम पंक्चुअल भी है, पंक्चुअलिटी का ख्याल रखता है और बाकायदा उसकी फाइल तैयार हुई होती है, अच्छी टैग लगे होते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। तो जब आप ऐसा बंदा आप देखेंगे आपको मिल गया है या आपके सामने है, तो आप उसको फिर जाकर प्रेस करेंगे मैं आपके पास इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब ये बताएं कि आप बीइंग उस्ताद
ठीक है ना जी। यानी कि किसको आप समझते हैं कि आपको ज्वाइन करना चाहिए? मेरे तो ये ख्याल है, आप अपने बता दें। गुड लक आपकी यही है कि अगर आपको आपकी मेंटालिटी के मुताबिक ही कोई आपका मेंटोर मिल जाए तो ये तो आप सबसे अच्छी बात है। हाँ, गुड लक है आपकी। अगर नहीं आपकी मेंटालिटी भी या आपके दिमाग से मैच करता रहा तो बंदा आपको मिलता तो, लेकिन फिर ये है कि ये फील्ड ऐसी है कि आपने काम तो करना ही है, तो वैसे मिल जाते हैं। ठीक है, अल्लाह पाक ने इंसान बनाए हैं ऐसे बड़े अच्छे कंप्यूटर क्लास भी हैं। जी जी, अच्छा काम कर रहे हैं आप इनके साथ। आपकी ये तो आपकी अपनी तबीयत के ऊपर है कि आप किस तरह की तबीयत के इंसान के साथ रहना चाहते हैं। तो आप जिस तरह की तबीयत के इंसान के साथ भी रहना चाहते हैं तो वैसे ही इंसान अल्लाह पाक आपको मिलवा देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे में जो चीज़ आप चाहते हैं, जिस चीज़ का आपको चाह है, अल्लाह पाक मिलता है। अल्लाह पाक कहते हैं जैसा दुआन करो तो वैसे ही। अच्छा, अब वहाँ भी मुझे बताएंगे कि चलो एक तो हर्डल हमारी आगे वकालत की जो अपनी जो डिग्री है सेल्फ वो बड़ी मुश्किल है, ठीक है ना, उसको पास करना कोई इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल। और स्पेसिफिकली तब जब आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी या टफ यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो दूसरी हर्डल होती है वो ये होती है कि आपने ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट पास करना है। तीसरी आपने ये हर्डल महसूस की कि जब आप कोर्ट के अंदर आते हैं तो आपको वो जो कन्फ्यूजन का सामना होता है, हेजिटेशन होती है, आप उसको फेस करते हैं, ठीक है ना। चौथी कन्फ्यूजन ये होती है कि उसी कोर्ट में फिर आपने अपना मेंटोर सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने भी कहा, ठीक है ना। ये सबसे अच्छा तरीकाकार है जैसे कि आप कभी किसी एक की मेहनत करें, दूसरी की मेहनत करें, कन्फ्यूज़ हों। तो जो चीज़ें हमने फेस की हुई है, मेरे अलहम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए प्रैक्टिस को, और वकालत की फील्ड में आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो ज़ाया नहीं होती, ठीक है। लेकिन एक ट्रू डायरेक्शन में जब आप जाते हैं, ट्रू डायरेक्शन सीधी एक आपको पता होता है यार मैंने ये काम करें तो मुझे ये आउटपुट मिलेगी, तो वो मुझे नहीं पता थी वो चीज़, ठीक है ना। फिर करते करते मुझे समझ आई। अब मैं लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पहले 2 महीने 3 महीने आप कोर्स में जाकर बैठे, खुद सेलेक्ट करेंगे आप किस पास बैठा है। तो जो थी हमारे पास चीज़ जो टफ आ गई वो ये है कि एक अच्छा मेंटोर आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये 4 तो होगी डिफ़िकल्टीज़। इसके बाद आप किस किस चीज़ को देखते हैं इस वकालत के प्रोफेशन में कि जो आपके सामने मतलब एज अ टफ जॉब आती है या ऑब्जेक्ट्स होते हैं वकालत के फील्ड में वो हासिल करने के लिए। मतलब इसके बाद कौन कौन सी ऐसी मुश्किल चीज़ें होती हैं कि जो आप समझते हैं कि इसके बाद भी मतलब आपको जिनके ऊपर ओवर पावर होना पड़ता है? मेन जो चीज़ है ड्राफ्टिंग है आपकी, जितनी अच्छी आपकी ड्राफ्टिंग होगी और जितनी अच्छी आपकी प्लीडिंग होगी, ठीक है, जितनी अच्छे आपके आर्गूमेंट्स होंगे, ठीक है, जितनी अच्छी आपकी रिसर्च होगी, ठीक है, आप मतलब है कि टू द पॉइंट बात करेंगे, आपकी वकालत उतनी अच्छी चलेगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ हमारा तो अच्छा जो लॉयर होता है वो टू द पॉइंट ही बात करता है, ठीक है। और कानून से हट के अगर आप इधर उधर की कोई बात करते हैं, ठीक होगा, तो मेरा ख्याल है कि जज भी उस चीज़ को ज़रा ऐसी है। मैंने अभी इग्नोर करता है, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। ऐसी है जो आपके पिवटल पॉइंट होते हैं, जो आप सुनते हैं यार कि मेरे मुकदमे में हिट पॉइंट है, जो जैसे आपके माइंड को हिट करेंगे वो आपको पहले बताने चाहिए, ताकि अगर वो बाद में फेडअप भी होता है तो कम से कम आप अपने पॉइंट कह चुके हैं। कई मुलाजिमान को देखा है हमने कि वो बड़ी तमीज़ बांधते बड़े लंबे आर्गुमेंट्स करते कराते, जो उनके मेन पॉइंट्स होते हैं वो रह जाते हैं और जैसा फेडअप हो जाते हैं। जब वो जैसा सर पे जाना स्टार्ट करते हैं, कभी ऐसे अब वो आपके केस में इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो आप उनको ज़बरदस्ती जाना उसमें कोशिश करनी चाहिए। कि मैंने कल मेरे से एक जैसे सवान है जिससे अब्दुल अजीज़ साहब को हमने अपनी प्रेजेंस में भी सुना है, आई को भी जा सामने, वो भी रिटायर हो चुके हैं। वो कहते हैं जी कि मेरे सामने बड़ा सामान आते थे, आई एम सॉरी टू से ये बात करो, तो कहते जो जुल्म हो गया, और ये हो गया, वो हो गया। कहते ये वकील के आर्गूमेंट्स नहीं है, वकील के आर्गूमेंट्स हैं अपनी स्टोरी बताना और ला बताना, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, ठीक है। तो अभी कहते हैं जी जो प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग है वो भी एक डिफ़िकल्टी है, एक मुश्किल है जिसके ऊपर आपको पावर होना पड़ता है। या आप जब होंगे तो आप एक अच्छे वकील बनेंगे, ये आपको कहना है ना। अच्छा, मुझे ये बताया कि जो एक फ़ाइल तैयार करने का तरीक़ाकार है, सिविल या क्रिमिनल, ठीक है, उसको आप कैसा जानते हैं? क्या अगर आपके पास एक सिविल मुकदमा आता है, फैमिली आता है, एक क्रिमिनल मुकदमा आता है, अगर आपको फाइल बांधनी नहीं आती या फाइल के ऊपर बकायदा टैगिंग नहीं करनी आती, तो क्या ऐसा वकील सही वकील बांध सकता है? या उसकी प्रेजेंटेशन कम से कम थोड़ा सा ठीक होगी?
कोर्ट के सामने जो आपकी प्रेजेंटेशन है और फाइल प्रिपरेशन है, ये तो जज देख के साथ ही समझ जाता है कि लॉयर जो है वो कितना एक कॉम्पिटेंट है या कितना एक उसने कितना एक इंटरेस्ट लेके उसने ये फाइल तैयार की। तो आपकी फाइल देख के मेरा ख्याल है जज उससे काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा लेता है कि ये लॉयर किस हद तक जो है इसकी अपने इस केस के ऊपर वर्किंग है, क्या मेरे सवाल जवाब दे सकता है नहीं दे सकता। तो ये मतलब है कि जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी जज की तरफ से भी आपको उतनी अच्छा बेस्ट रिगार्ड भी मिलेगा। हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं है। अब आपकी प्रेजेंटेशन ही बिल्कुल ठीक ना हो और फाइल भी बिल्कुल मतलब है कि ज़्यादातर आप हमारी कोर्ट्स के अंदर देख लें लॉयर्स का मतलब है कि कोई परेशानी हाल तो है नहीं, मतलब है तो फाइल मुकलाची भी बहुत ज़्यादा है, ये पैसे भी हैं कि जो बिल्कुल मतलब ध्यान नहीं रखते, तो फाइल बांधने का भी मतलब है कि लोगों को जो है वो। अच्छा, यहाँ पे मैं भी एक क्वेश्चन पूछूंगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे अब ये बताएं कि जब आप वकालत की फील्ड में प्रैक्टिकली आ जाते हैं तो ये बताएं कि अगर केस आपके पास है या नहीं है, आपको अपनी स्टडी का जो दौरानिया है, वक्त है, वो कितना रखना चाहिए या कितना होना चाहिए, जो आपकी सोशल बैटरी है आप कह लीजिए, चलो स्टडी क्या कहते हैं, स्टडी पर आपको कितने पर डे के हिसाब से कितना वक्त करना चाहिए ये बताएं। जो आपके मतलब आप अगर बहुत अच्छे वकील बनना चाहते हैं तब कितनी स्टडी करनी चाहिए पर डे के हिसाब से, और अगर आप मिडिल वकील बनना चाहते हैं तब, और अगर आप बनना चाहते हैं जी कि दिहाड़ीदार जो एक वकील होता है उसके लिए कितनी स्टडी होनी चाहिए, और अगर आप स्टडी बिल्कुल नहीं करते तो फिर मतलब क्या तरीका होता है, मतलब वो वकील क्या करता है ये बताएं। ये इस बारे में तो मैं कोई इतना खास नहीं कह सकता, लेकिन बस इतना कह सकता हूँ कि जाहिर सी बात है जो वकील जितना मेहनती है वो उतना ही ज़्यादा पढ़ना भी पड़ता है उसको, ठीक है। तो मेरे जैसे मैं मैं तो अपने आप को नहीं समझता इस काबिल, तो मेरी स्टडी का तो वो उस तरह नहीं है जिसे कहते हैं कि टाइमिंग, लेकिन हार्डली वकील को एक अच्छे वकील को पढ़ना चाहिए 4-5 मतलब 4-5 मिनट पढ़ना। अच्छा, ये बताएं कि कोई ऐसा वकील आपने देखा हो कि जो बिल्कुल पढ़ता भी नहीं है और मतलब उसके मज़े चल रहे हैं, हिसाब तो चला रहा है, ऐसे वकील भी है, नाम वाले पेश नहीं आपने ऐसे क्या बोलते हैं, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, सारे वकील रिस्पेक्टेबल सारे हैं वैसे, मतलब एक तफन्नुन के तौर पर कह रहा हूँ, ये सब मतलब है आपको ही अपने हिस्से का किरदार अदा करना है, मतलब चल रहा है उनका निज़ाम भी सब अपने अपने हिस्से जो जिससे जो कुछ हो सकता है कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उन्होंने ये बताएं कि आप खुद को रोस्टम पे खड़े हो के अच्छी फाइल के साथ, अच्छे आर्गूमेंट्स के साथ, विद अप टू डेट केस लाज कितने अरसे में देख रहे हैं? अभी आपने स्टार्ट इनिशिएटिव लिया, अभी तो इनिशिएटिव है, अभी देखें क्या एक होता है ना अंदाज़ा यार कि मैं इस बारे में मैं कोई अंदाज़ा एक होता है, राय नहीं कायम कर सकता। आप जैसे उस्ताद हैं, मेरे टीचर आप उस्ताद नहीं है, टीचर भी आप हैं, नहीं है। अभी तो देखिए लॉ इज बाय डिस्कशन है, हम डिस्कशन करते हैं, आप हो सकता है आपको फायदा होता है, मुझे फायदा होता है डिस्कशन से, अभी मुझे पता नहीं, देखेंगे उस्ताद हम नहीं है, मेरे उस्ताद है मुशातुल्लाह खान साहब, आपको पता है, वो कहते हैं 40 साल बाद भी माशाल्लाह उनके रोजाना की बेस पर 30 केस पर टाइम लगे होते हैं। वो कहते हैं जी कि लॉ इज बाय डिस्कशन, जिस दिन वकील ये समझता है कि उसे सब कुछ आ गया वहाँ पर उसकी वकालत खत्म रुकती नहीं है, ख़त्म हो जाती है। तो हम उस्ताद नहीं है, उनके 40 साल का तजर्बा है, तो वो उस्ताद नहीं, हम उस्ताद नहीं है। बिल्कुल एक अंदाज़ा है जी कि मैं अच्छे मतलब एक टारगेट सेलेक्ट बंदा करता है ना, वो अल्लाह पाक की ज़ात है, वो आपको कब तक तैयार करती है बात है। एक बंदे का एक माइंड होता है यार कि मैंने ऐसी फील्ड है कि इसके बारे में कोई राय नहीं कायम की जा सकती। वो वैसे भी वाली बात है कि इसकी नहीं आप वैसे कह सकते हैं, ठीक है कि इसका ना कोई बॉटम है और ना ही टॉप है, ना कोई टॉप है ना कोई बॉटम है, मतलब आप जब डाउन फॉल आपका आता है तो इतना आता है कि पता नहीं। और अगर आप फुल बट अच्छा ये मैं आपको बताऊँ, आप दावा नहीं कर सकते कभी। अच्छा, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, आपके अंदर सब्र है, हिम्मत है, हौसला है, और वो मर्द ही क्या जो डर जाए हालात को खुली मंजर से है, अगर आपके अंदर वो चीज़ है कि आप डरने वाले नहीं हैं, तो बेशक आप गरीब से गरीब तर हैं, ठीक है ना। ये वकालत की फील्ड आपको वहाँ लेके जा सकती है कि जहाँ पर मेरे हाथ में कोई ऐसा प्रोफेशनल लोग लेके जा सकते हैं, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे पहले, अगर आप मेहनती हैं, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंसी आपके अंदर बिल्कुल भरी हुई है,
मतलब आप ये नहीं देख रहे यार मैं 6 घंटे रोज़ाना मेहनत कर रहा हूँ, मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, मुझे उसका फीडबैक नहीं मिल रहा, आउटपुट नहीं मिल रहा। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स आप मैंने करते जाते हैं, नोट्स बनाते जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि लोग डेफिनेटली जब आप कोर्ट के अंदर बैठ के केस जो है वो तैयार करते हैं या बाद में केस प्रेजेंट करते हैं और प्रेजेंटेशन आपकी इतनी अच्छी है, डेफिनेटली देखेंगे 6 घंटे पढ़ के एक वकील आया हुआ है, एक घंटा पढ़ के आया हुआ है, तो बड़ा फ़र्क होगा दोनों में, नहीं तो कुछ ना कुछ फ़र्क होगा। जब आप 6 से 7 घंटे 8-10 घंटे स्टडी करके आए हैं, बस प्रेजेंटेशन आपने दी है, तो डेफिनेटली पीछे 2-4-5 लोग तो होते हैं, कोई बंदा भी ना हो, जज होता है, स्टेनो होता है, रीडर होता है, आपका अपोनेंट वकील होता है, आपकी पार्टी और मुखालिफ पार्टी, आपके पास प्रो बोनो केस आ जाते हैं, फिर कास्ट केसेस होते हैं जो आप वॉलंटियर हो के आप केस फाइट करते हैं। उस केस में आपको मौका मिल जाता है अपने आर्गूमेंट्स करने का और ख़ुद को मनवाने का कि मैं भी कर सकता हूँ। तो जब आप केस आर्गू कर रहे होते हैं तो इल्ला वाला 5-7-10 लोग देख ही रहे होते हैं, तो जाके अपने इलाके में बताते हैं यार एक लड़की को आज मैंने सुना अच्छा बोला है, तो वहाँ से आपकी मशहूरी स्टार्ट होती है। और ये वकालत फील्ड ऐसी है कि जो हर बंदे को मौका देती है कि आप अपने स्किल आजमाओ, ठीक है ना। वो एक राइटर है, उनका मुझे कोड याद नहीं होता, लेकिन इफ़ यू बॉर्न पुअर इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, इफ़ यू डाई पुअर इट इज़ योर फॉल्ट। तो ये वकालत की फील्ड वो फार्मूला यहाँ पर बड़ा फिट बैठता है। आप गरीब पैदा हुए हैं, आपका फॉल्ट नहीं है, लेकिन वकील बनने के बाद आप गरीब मरे हैं, इट इज़ योर फॉल्ट, ठीक है। तो मतलब आप ये मुझे बताएं कि मतलब इसका जो एक मतलब मैंने जो निचोड़ निकालना वो ये है ना कि आप इस फील्ड में आते हैं, अगर आप कंसिस्टेंट हैं 6-7-8 घंटे आप स्टडी करते हैं तो आप लाजमी कामयाब होंगे ही होंगे। अब जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वो ये पूछा था कि आप खुद को एक अच्छा आर्गूमेंटेटर, एक आपने ऑब्जेक्ट रखा होगा, एक एम रखा होगा, एक गोल आपने सेलेक्ट किया होगा, हदफ आपने रखा होगा अपने यार, तो मैंने 2 साल में 3 साल में 2.5 साल में मतलब तहस कर देना सारा कुछ। नहीं मैं बात है इस बारे में दावा तो नहीं कर सकता, कोई दावा नहीं होता, ठीक है। देखिए ये प्रोफेशन एक ऐसा है, ठीक है, बहुत से लोग इस फील्ड के अंदर आते हैं, ठीक है, वकालत के अंदर वो सिर्फ डिग्री लेते हैं और वकालत नहीं करते, ठीक है। आपने डिग्री ले ली, ठीक है, मैंने डिग्री ली है, लेकिन मेरा अभी तो इनिशियल स्टेज पे बंदा अपना एक हदफ रखता है ना कि बिलफर्ज बात देखें ना, आपने एक इनिशिएटिव लिया घर से, आपने क्या कहते हैं अपनी तरफ से कोशिश जारी और सारी है, ठीक है, बकाया देखिए अल्लाह पाक क्या करता है। समझ बात में इसका जवाब नहीं देना, नहीं देखिए अब क्या होगा, अच्छा अपने बारे में खुद कोई राइट। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। ये बताएं कि वो लोग कि जो यानी कि आप एक फार्मूला क्या ये कोड आप कह रहे हैं, सुना होगा कि मुझे वकील होता है उसके बाद भी मशहूर है कि वो कंप्रेस्ड भी होता है, डिप्रेस्ड भी होता है, लेकिन वेल ड्रेस्ड होता है, ठीक है ना। मतलब वो परेशान भी होता है, डिप्रेशन का शिकार भी होता है, लेकिन उसके कपड़े हमेशा अच्छे होते हैं। मतलब हमारा जो ये जो स्टेटस कह लें या आपकी जो हमारी यूनिफॉर्म है इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। दूर से बड़ा अच्छा लग रहा होता है और कई लोग इंस्पायर होकर बच्चे कहते हैं यार मैं भी वकील बनूंगा यार, बड़ा हार्ड पार्ट है ये वो दूसरा। तो हर वो लड़का, हर वो बंदा जो वकील बनना चाह रहा है किसी को देख के, ठीक है, और उसको जो वकालत की अपनी डिफ़िकल्टीज़ उनके बारे में नहीं बता तो भाई इसमें आगे फिर क्या क्या होना है मेरे साथ, ठीक है, तो उनको आप क्या मशवरा देते हैं कि क्या उनको वकालत की फील्ड में आना चाहिए या वकालत की फील्ड में किन लोगों को आना चाहिए या किस चीज़ को ध्यान में रख के बनाएं? वकालत की फील्ड में उन लोगों को आना चाहिए जो किसी इंसान के लिए, दूसरे इंसान के लिए कुछ करना चाहने, कुछ करना चाहता है, अच्छा करने का जज्बा रखता हो, ठीक है, तो ऐसे लोगों तो लाजमी आना चाहिए इस फील्ड के अंदर, ठीक है। प्रोफेशन ही ऐसा है कि जिसके अंदर आप लोगों की दुआएं समेट सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप दो चीज़ मिक्स कर रहे हैं। फर्स्ट के एक बंदा है जो कहता है यार मैं गरीबों की मदद करूँगा, लेकिन आप उसकी इंग्लिश भी वीक है बहुत ज़्यादा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज़्यादा वीक है और पढ़ना भी वो नहीं चाहता, तो ऐसे बंदे के बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसे बंदे के बारे में तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदा जो किसी से इंस्पायर हो के, जैसे मियाँ अब्दुल एडवोकेट साहब हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम भी हैं, माशाअल्लाह लोगों की गरीबों की मदद भी करते हैं, थाने जाके बंदों को दिलवाते भी हैं, सारा कुछ करते हैं। अब एक वो बंदा जो इंस्पायर हो कि उनसे फील्ड में आ जाए लेकिन पढ़ना ना चाहे, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी ना हो, जिगरा भी ना हो उनमें, तो मतलब आप जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ क्या यकीन होनी चाहिए, मतलब बंदे को नडर भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाकू भी हो, पढ़ना भी चाहिए उसको,
तो ये 3-4-5 चीज़ें जिसमें हैं, और बर मौका किसी का सवाल सुन के एकदम अगर उसको जवाब सूझे तो फिर तो ठीक है। अब आप मुझसे सवाल कराना क्यों, हाँ क्या रहा है तो ऐसे मतलब मेरे ख्याल में गलत नहीं आना चाहिए, ऐसे ही है। अच्छा, आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछें जी अब्दुल भाई, आपसे बड़ा अच्छा लगा लेके, तो ऐसे बैठे बैठे हमने सोचे चले। अवैध भाई तो मेरी इंस्पायरेशन है, और अवैध भाई से ही अवैध भाई हो गए, सर अरसलान इनके जो बड़े तय बैठे हैं, जुनैद भाई हो गए, फैज़ान भाई हो गए, ठीक है, ये माशाल्लाह, और इनके छोटे भाई उज़ैर भाई, ये माशाल्लाह पांचों भाई जो हैं वो लॉयर्स भी हैं, और एक अच्छे लॉयर्स होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी हैं, जो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो ज़्यादातर मेजॉरिटी जितने भी ज़्यादातर मैंने इन लोगों को ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है, वो किसी को कुछ ना सिखाना चाहते हैं, ना उनकी विश होती है कि ये कोई अच्छी चीज़ सीखे। तो मुझे तो वैसे भी लोगों से ये बस एक ये मेरी ज़िंदगी के अंदर मशले राह कह रहे हैं आप। अच्छा, तो वहाँ भी एक आपने कहा जी कि आपको ऐसे बड़े क्राइसिस थे, तो लिवर का क्या इशू था और उसका लिवर का इम्पैक्ट मतलब आपकी स्टडी में पड़ रहा है या क्या चल रहा है? खाली बस इतना दाद है, मतलब लिवर का भी सेक्शन, उसके बाद मुझे लिवर की वजह से डिप्रेशन का भी इशू हो गया था मेरा। अच्छा जी, मैं काफ़ी अर्सा लिवर के साथ, डिप्रेशन के साथ, स्टमक के साथ, ठीक है, और 2-3 किस्म की डिसीज़ थी, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आप जी आपने कोशिश मेरा पेट भी मतलब है ठीक ठाक जिसे कहते हैं, बढ़ गेन किया था जी, तो मैं खा पी भी नहीं सकता था, तो बहुत से कम से कम कोई 8-10 साल मैंने ये बीमारी के साथ लड़ता रहा। तो अभी भी इस तरह है कि मतलब है कि सम टाइम कुछ मेरी लिवर की वजह से तरह तबीयत ख़राब हो जाती है, तो खाने पीने में मुझे काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। सही हो गया, मतलब इंस्पायर्ड दिस डिसीज़, मतलब दिस डिसीज़ क्या लें या दिस डिसीज़ क्या लें, मतलब आपने फिर भी जो कोशिश है वो डॉक्टर की कंसल्टेशन के मुताबिक चलना पड़ता है। ठीक हो गया। और मतलब एक वो बंदा कि जो जिसको हेल्थ क्राइसिस भी थे, फाइनेंशियल इश्यूज भी थे, आज मेरे साथ बैठा हुआ है, और इंशाल्लाह कल परसों एडवोकेट हाई कोर्ट होंगे आप, फिर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट होंगे। यानी कि आप अगर इस दुनिया में आए हैं और आप किसी चीज़ का बहाना करते हैं, मेरे हाथ में वो बहाना नहीं है, ऐसे ही है। मतलब अगर आप एक ऐसा बंदा जो बीमार भी था, सब कुछ था, और आज वकील माशाल्लाह बन चुके हैं, और ये बड़ी टफ फील्ड है, और फील्ड में आने के बाद आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो एक वो बंदा जो कहता है नहीं मुझे ये आज बुखार हो गया, आज मेरे पेट में दर्द पड़ गई, ये हो गया, वो हो गया, तो मेरे हाथ में ये फिर कोई बहाने नहीं है, ऐसे ही है ना। बस अल्लाह पाक से इंसान दुआ मांगे और हिम्मत करे, कोशिश करे, तो अल्लाह पाक कम आपका रहता है, अल्लाह पाक सब्र भी दे देता है, हिम्मत भी दे देता है, हौसला भी दे देता है, और अच्छे लोग भी दे देता है। अच्छे लोगों का आपकी ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि अच्छे लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो तभी आपको अच्छी चीज़ों का पता चलेगा। जब आपके साथ अच्छे लोग नहीं जुड़ेंगे, वो कहते हैं ना कि पता नहीं किसी का बोल है, या कि जो आपकी महफिल होती है वही आपकी सोबत जो है वो आपकी शख्सियत का पता देती है। मैन इज़ नोन बाय अ कंपनी एक्यूज। हाँ, तो मतलब जो कंपनी को अडॉप्ट करता है उससे ही पहचाना जाता है, कंपनी से ही वो पहचाना जाता है कि वो किस तबीयत का मतलब उसके दोस्त कैसे हैं, उसके दोस्त कैसे हैं, उसको पता चल जाता है खुद बंदे के उस्ताद कैसे हैं, उसका बैठना उठना कैसे कैसे। तो पहले जी विश बेस्ट ऑफ लक, खुश बात आएगी। इसमें ये है कि जी आप जब वकालत की फील्ड में आते हैं ना, तो आपने हादसाती वकील नहीं बनना, मतलब आप क्या कहते हैं वकील बन जाए तो आप वकालत की फील्ड में आने से पहले आपको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है। अगर आप अच्छे वकील बनना चाहते हैं तो 6 से 8 घंटे आपको मस्ट स्टडी रखनी है। अगर आपकी इससे कम स्टडी है तो मिनिमम 4 घंटे आपका है, इससे कम अगर आपकी स्टडी है तो आप दर्दार वकील ही बनेंगे, इस बात है। और जितनी आप ज़्यादा स्टडी रखेंगे, स्टडी को आप मेंटेन करेंगे, उतना ही आपको लॉ के बारे में पता चलेगा, और उतना ही जब आपके सामने केस आएगा तो आप उसको बता सकते हैं कि मैं ये दे सकता हूँ या नहीं। दूसरी बात ये है कि आपको पंक्चुअलिटी का ख्याल रखना पड़ेगा, पंक्चुअल होना पड़ेगा। सुबह अगर 8 बजे कोर्ट की टाइमिंग है ओपन होने की, तो आपको 7:30 बजे कोर्ट पहुँचना है। अगर 9 टाइमिंग है तो यू विल हैव टू अपीयर बिफोर द कोर्ट इन टाइम, यानी 8:30 बजे, 8:45 बजे। 2 चीज़ें। तीसरी आपको उससे का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, आप मोबाइल की वो चीज़ नहीं खानी, ताकि जब आपके ऊपर जिम्मेदारी अपने 100 केस अगर आपका पेंडिंग है और आपका एक दिन भी ज़ाया होता है, तो आप ये सोचें कि अगर उस दिन आप 20 क्लाइंट भी आए हैं तो उनके मुंह से दुआ नहीं निकलेगी, डेफिनेटली दुआ ही निकलेगी।
आपने नपतुला खाना है, साफ खाना है, अच्छा खाना है, आपको तो पैसे मिल जाएंगे भारत में कि वो आप अच्छा अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, अच्छा खाना अफोर्ड कर सकते हैं। सॉरी, 3 चीज़ें होगी। चौथी, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। 4 चीज़ें होंगी। 5वीं चीज़ कंसिस्टेंसी है। आप कंसिस्टेंट लाजमी होनी चाहिए। आप केस आता है नहीं आता डजेंट मैटर, आप अपनी मेहनत जारी रखनी है, आपने कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना है, उसको पे करना है, आपने क्लास एग्जामिन देखनी है, आपने आर्गुमेंटेशन देखनी है, आपने फाइल प्रिपरेशन देखनी है, ठीक है, और आपने स्टडी भी जारी रखनी है। तो कंसिस्टेंसी जो है वो एक की फैक्टर है हमारे बात की फील्ड में। अल्लाह ताला पेशा है, अल्लाह पाक को हमें यकीन करना है और आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। जो कहते हैं उर्दू में मुतमईन नज़र, वो गरीबों की मदद करना होना चाहिए कि हमारे पास कोई भी ऐसा क्लाइंट है जो खुश हो जाता हो। डजेंट मैटर कि उसका हक बनता है नहीं बनता, जो भी सूरत आ रहा है। आप केस पढ़ते हैं अच्छे किए तो आपको समझ आ जाती है कि आप हक के रास्ते पे हैं, ये ज़ालिम का साथ देने वाले हैं। आप पहले जो केस की सिलेक्शन है वो अच्छी करें। लेकिन जो क्लाइंट हमारे पास आते हैं वो मेरे हाल में खुश होकर कोई नहीं आता, या हमारे पास लड्डू का डब्बा लेकर कोई नहीं आता, हर बंदा अपनी एक परेशानी लेकर हमारे पास आता है। तो आप जो है वो आप अपने नज़र पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि मदद करना होना चाहिए। वो ज़िम्मनी तौर पर पैसे इतने मिल जाते हैं बंदा गुजारा से चल जाता है, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे नहीं मैंने पैसे कमाने हैं, या मैंने 1 लाख फीस अगर फिक्स की है तो मैंने हर बंदे से 1 लाख ही लेनी है और मैं ऐसा काम में फील करूँगा ही नहीं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो आप चला देते हैं और कुछ केसेस को आप चला देते हैं। वो जिन केसेस को आप चला रहे होते हैं वो आपके प्रोफेशन का सबको ज़्यादा होती है। वो किसी को अपना बताएंगे आप केसेस जो है वो कितने पैसे बता रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, कम पैसे लेके कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन बंदा अगर डिजर्विंग भी हो, एक वो बंदा कि जिसकी किले या बहुत ज़्यादा ज़मीनें गाड़ी रखी हुई हैं, यहाँ पे आके कहते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है, ऐसे बंदे का बेशक, और वो फिर आपसे आउटपुट भी 100% चाह रहा है कि नहीं मुझे आप केस का फैसला बिल भी ला देते हैं। ऐसे एक बंदे का आप केस बेशक नहीं रखें, क्योंकि बंदा बाद में आपको खराब पड़ेगा। तो ये 4-5-6 चीज़ें हैं। और आपका जो ड्रेसिंग है, हाँ, ड्रेसिंग के बारे में हमारे मुशाकिल हाँ सब कहते हैं जी कि आपके पास केस है या नहीं है, लेकिन ये जो आपका ड्रेस है यही आपकी पहचान है कि आप एक वकील हैं। आपकी कोर्ट कचहरी, आपके अदालत के कमरे, आपके ये जो कमरे हैं, आपके चैम्बर, यहाँ पे मौजूद एक फ़र्द, जज, स्टेनो रीडर, क्लाइंट्स, एडमल स्टाफ, ये सारे आपको ऑब्जर्व कर रखते हैं। बेशक आप खुद को महसूस ना कर रहे हो कि आप कोर्ट में फिर पड़ रहे हैं, लेकिन अदालत का 1 इंच अपनी एक आँख रखता है और वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो ये आपकी अगर शुरू में आप देखिए आपके पास केस कितने नहीं, आप अपील भी नहीं हो रहे ना, आप अपील हो के आप आर्गूमेंट्स कर सकते हैं। वहीं पे आप अगर यूनिफॉर्म भी नहीं पहनेंगे, आपने सादे कपड़े पहन लिए, कभी एक को देखा एक रंग के कपड़े पहन लिए, कभी कैजुअल आ गया, कभी कैसे कभी कैसे, ऐसे में कैसे पता चलेगा कि आप वकील हैं। तो यूनिफॉर्म आपने नहीं उतारना, यूनिफॉर्म सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक आपने पहनना ही पहनना है, ठीक हो गया। कहीं पे भी आप मिलने जुलने में जाने की कोशिश करें, यूनिफॉर्म नहीं जाए तो उससे ये होता है कम से कम ऊपर वकील है। मतलब इसका के लोग ये भी वो एक यहाँ से एक गलत एक मौक़िफ़ लेते हैं कि जब वकील अच्छा और खुद ही पता चल जाता है यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताएं कि या के लोग ये एक देते हैं मिसाल यार कि खाली बोतल में जिसके ऊपर लेबल नहीं लगा उसमें अगर ओरिजिनल शहद है तो आप चखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ओरिजिनल शहद है। वहीं पे अगर नकली शहद है तो उसके ऊपर लेबलिंग बड़ी अच्छी हुई है, टाइलिंग बड़ी अच्छी हुई है, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं। वहीं पे मैं कहता हूँ कि अगर शहद भी ओरिजिनल है और उसके ऊपर आपने लेबलिंग एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी की हुई है तो ये तो उसमें कोई स्वागत है। तो ये तो बाद पता चलेगा कि आपने आर्टिस्ट कैसे करने, कम से कम लोगों को ये तो पता चलेगा वकील भी है ये नहीं, ठीक है ना। तो आपकी ड्रेसिंग की सेंस से, आपकी ड्रेसिंग से ही आपको पता चलता है कि आप कैसे इंसान हैं। तो ये चंद की चीज़ें हैं, अगर आप में ये हैं और आपके अंदर अगर कोई सवाल पूछता है तो एकदम आपके माइंड में उसका जवाब सूझता है तो आप बिल्कुल वकालत हैं, क्योंकि जो वकालत है ये चौकस इंसान का काम है और ये किसी लेज़ी पर्सन का काम नहीं है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ आप ये सुनने के बाद मैंने कहा चले आपके साथ, ये हमारी कोई पॉडकास्ट नहीं है, वैसे बैठे हुए थे तो हमने कहा चले ये एक वीडियो बना देते हैं जो कि ऐसे लोग थे जो परेशान होते हैं वकालत की फील्ड से, डैड से वकालत की फील्ड से, तो परेशान हो जाते हैं। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो फिर आप गैट भी पास कर लेंगे, लैट भी पास कर लेंगे, आप वकालत की फील्ड भी पास कर लेंगे, अरे डिग्री भी आपके पास आ जाएगी। वहीं पे अगर आप पढ़ने वाले नहीं हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ी मुश्किल है। तो इन्हीं दुआओं के साथ अल्लाह पाक आपको कामयाब करें, आपको वकालत की फील्ड में है। अगर आपको कुछ कर गुजरने का हौसला है तो ये वकालत की फील्ड आपको वहाँ पे लेके जा सकती है। बड़े बड़े मतलब आपको एक फोरम मिल जाता है बोलने का जो आपको किसी फील्ड में नहीं मिलता।
सबसे बड़ी तो ब्लेसिंग ये है ना कि जो बोलने की आज़ादी है वो आपको मिल जाती है। तो आप बिल्कुल ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है ये अगर आपके जहन में आती हैं, आप में हैं इसके ये कैपेबिलिटीज़, तो आप बिल्कुल मैं ये इंशाल्लाह आपको तो ले जाएगी। इन सब चीज़ों के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने का मौका मिला तो आपने बताना है।